नमस्ते। ये शब्द तो बहुत सुना होगा, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। कोई नई स्टडी आती है और कहती है हमारे नतीजे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये बस एक भारी भरकम शब्द है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक नई दवा आई, 100 लोगों पर टेस्ट हुई और उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया। अरे वाह, ये तो जश्न मनाने वाली बात है ना? या कहीं ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं, एक तुक्का? इसी सवाल की तह तक चलना है हमें आज। अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हम एक 5 स्टेप वाली इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एक सैंपल से क्या पता चलता है, फिर देखेंगे कि रैंडमनेस में भी एक पैटर्न होता है, और धीरे धीरे करके हम पहुंचेंगे अपने फाइनल फैसले तक। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इस फैसले में गलती का चांस कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जांच का पहला पड़ाव। और सबसे पहला सवाल यही है कि एक सिंगल रिजल्ट पूरी कहानी क्यों नहीं बताता? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही है। आपने 100 लोगों पर दवा टेस्ट की, ठीक है, पर ये 100 लोग दुनिया के करोड़ों लोगों में से बस एक छोटा सा हिस्सा है ना? जरा सोचिए, अगर इन 100 लोगों की जगह कोई दूसरे 100 लोग चुने जाते, तो क्या रिजल्ट बिल्कुल सेम आता? शायद नहीं, थोड़ा अलग होता। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि जो रिजल्ट हमें मिला है वो सच में दवा के असर की वजह से है या बस किस्मत से आ गया? और यहीं पे कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। भले ही हर सैंपल का रिजल्ट थोड़ा अलग अलग होगा, लेकिन इस रैंडमनेस में, इस बिखराव में भी एक छिपा हुआ पैटर्न है। और यही पैटर्न हमारी जांच का सबसे बड़ा सुराग है। इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए हमने एक सैंपल लिया, उसका एवरेज निकाला। फिर हमने एक और सैंपल लिया, उसका एवरेज थोड़ा अलग आया। फिर तीसरा, चौथा। सोचिए, अगर हम ये काम हजारों बार करें और हर सैंपल के एवरेज को एक ग्राफ पर पॉइंट करते जाएं, तो पता है क्या होगा? एक जादू। और ये रहा वो जादू। सारे पॉइंट्स मिलके घंटी जैसा एक बेल शेप्ड कर्व बना देते हैं। इसे ही कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि ज्यादातर सैंपल के नतीजे बीच में, यानी एक सेंट्रल वैल्यू के आसपास ही होंगे, और बहुत ही अजीब, बहुत अलग नतीजे बहुत कम मिलेंगे। यही है वो रैंडमनेस में छुपा हुआ ऑर्डर। अब सवाल यह है कि इस पैटर्न को नापे कैसे? उसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है स्टैंडर्ड एरर या एसई। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमें बताता है कि किसी भी एक सैंपल का नतीजा असली सच्चाई से, यानी पूरी आबादी के एवरेज से औसतन कितना दूर हो सकता है। इसे हमारी अनिश्चितता का मीटर समझ लीजिए। और इस पैटर्न के ना कुछ बड़े मजबूत नियम हैं, जैसे कि करीब करीब 95% सैंपल के रिजल्ट्स असली एवरेज के बहुत पास होंगे। कितना पास? 1.96 स्टैंडर्ड एरर के दायरे के अंदर। ये जो 95% वाला आंकड़ा है ना, ये बहुत जरूरी है। इसे दिमाग में रखिएगा, ये आगे काम आएगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि रैंडमनेस में भी एक पैटर्न है, पर इसका इस्तेमाल कैसे करें? हमारे पास तो सिर्फ एक ही सैंपल का रिजल्ट है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी जांच के तीसरे पड़ाव पर। यहाँ हम बनाते हैं एक कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये क्या है? ये हमारे एक सैंपल के रिजल्ट के आसपास बनाया गया एक दायरा है, एक रेंज। और हम ये कहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि जो असली सच्चाई है ना, वो इसी दायरे के अंदर कहीं छिपी हुई है। ये हमारा जोन ऑफ ट्रूथ का सबसे अच्छा अंदाजा है। और याद है वो 95% वाला आंकड़ा? हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने सैंपल के एवरेज से 1.96 स्टैंडर्ड एरर आगे और 1.96 स्टैंडर्ड एरर पीछे तक एक रेंज बना लेते हैं। और फिर हम 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि असली सच्चाई, पूरी आबादी का असली एवरेज इसी रेंज के अंदर है। ओके, तो अब तक हम अंदाजा लगा रहे थे। अब वक्त है फैसला सुनाने का। अब हम अपने सबूतों को कटघरे में खड़ा करेंगे, एक तरह का स्टैटिस्टिकल ट्रायल। और जैसा हर मुकदमे में होता है, यहाँ भी 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष है नल हाइपोथेसिस। ये कहता है कि दवा बेकसूर है, मतलब दवा का कोई असर नहीं है, जो भी दिखा वो बस इत्तेफाक है। और दूसरा पक्ष है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये कहता है कि नहीं, दवा ने ही काम किया है, एक असली असर है, और हमें ये तय करना है कि सबूत किस दावे को मजबूत करते हैं। इस मुकदमे का सबसे बड़ा गवाह है पी वैल्यू। अब ये क्या बला है? बहुत सिंपल है। पी वैल्यू बस ये बताता है कि अगर दवा सच में बेअसर होती, यानी नल हाइपोथेसिस सच होती,
तो भी हमें जो रिजल्ट मिला है वैसा या उससे भी ज़्यादा दमदार रिजल्ट मिलने का चांस कितना था? जितनी छोटी पी वैल्यू मतलब उतना ही कम चांस कि ये सिर्फ एक तुक्का है। और अब आता है फैसले का पल। हम पहले से ही एक लाइन खींच देते हैं, एक लक्ष्मण रेखा, जो ज्यादातर 5% यानी 0.05 पर होती है। अगर हमारी पी वैल्यू इस लाइन से नीचे चली जाती है तो हम कहते हैं बस ये सिर्फ एक इत्तेफाक होने का चांस बहुत ही कम है, और हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। और इसी को कहते हैं कि रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसा हर फैसले में होता है, यहाँ भी गलती की गुंजाइश है। तो चलिए अपनी जांच के आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर चलते हैं और इन जोखिमों को समझते हैं। देखिए, कुल मिला के 4 बातें हो सकती हैं। 2 सिचुएशंस में हमारा फैसला सही होगा और 2 में गलत। चलिए इन 2 गलतियों को ज़रा ध्यान से समझते हैं। पहली गलती है टाइप आई एरर। इसे आप फॉल्स अलार्म भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि दवा असल में बेअसर थी, यानी नल हाइपोथेसिस सच थी, लेकिन हमारा नतीजा इतना अजीब आया कि हमें लगा दवा काम कर रही है। मतलब हमने एक बेगुनाह को सजा दे दी। और दूसरी गलती है टाइप 2 एरर, यानी द मिस्ड इफेक्ट। इसका मतलब है कि दवा असल में काम कर रही थी, लेकिन हमारे सैंपल में उसका असर इतना साफ नहीं दिखा कि हम उसे साबित कर पाते। मतलब एक गुनहगार सबूतों के अभाव में बरी हो गया। तो आज की इस पूरी पड़ताल से क्या पता चला? यही कि कोई भी एक सैंपल पूरी कहानी नहीं बताता, वो बस एक सुराग है। पर इन रैंडम सुरागों में भी एक पैटर्न छिपा है, और इसी पैटर्न की मदद से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं और ये फैसला लेते हैं कि कोई रिजल्ट सिर्फ चांस का नतीजा है या उसके पीछे कोई असली वजह है। याद रखिए, ये सब अनिश्चितता को मैनेज करने का तरीका है, उसे खत्म करने का नहीं। तो अगली बार जब कोई हेडलाइन देखें कि नई दवा ने किया चमत्कार या कोई ब्रेक थ्रू की बात हो, तो एक पल रुक कर सोचिएगा। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट का मतलब 100% सच नहीं होता। इसका मतलब बस इतना है कि ये सिर्फ एक तुक्का हो, इसका चांस बहुत कम है। ये जानने के बाद क्या उन हेडलाइंस को देखने का नजरिया थोड़ा बदलता है? जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही।